गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीधी जॉब एजुकेशन में। कल हमने गणित शिक्षण के अंतर्गत यूनिट 1 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं गणित के बारे में। ठीक है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हम देखेंगे। गणित जो शब्द है ये ग्रीक शब्द मैथेनिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना या जानना। ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व में पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के द्वारा गणित का प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि गणित होता क्या चीज है। ठीक है, देखिए गणित क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। कैसी शाखा है? गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सटीक शाखा है। यह क्या है? यथार्थ विज्ञान है। गणित में हम क्या करते हैं? गणित में हम संक्षिप्त संकेतों का प्रयोग करते हैं, यानी अंकों, अक्षरों और हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और विज्ञान की सहायता से हम क्या करते हैं? एक स्पष्ट परिणाम, परिमाण, दिशा और स्थान का क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? गणित है। अब आइए जानते हैं कि गणित के कुछ और बिंदु क्या क्या हैं, गणित होता क्या चीज है ना। देखिए गणित गणित जो है गणनाओं का एक विज्ञान है। गणित जो है गणनाओं और संख्याओं का भी क्या है? एक विज्ञान है। ठीक है, गणित मापन, मानक, परिमाण और दिशा का भी क्या है? विज्ञान है। गणित में हम क्या करते हैं? तार्किक विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी गणित जो है तार्किक विचारों का एक विज्ञान है। इसमें क्या होता है? आगमनात्मक और प्रयोगात्मक ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं। तो ये गणित भी क्या हो जाएगी? आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान हो जाएगी। ठीक है, गणित क्या है? विज्ञान का एक अमूर्त रूप है ना। तो ये जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गणित गणित क्या है ऐसे पूछ देगा, तो गणित क्या है? एक अमूर्त रूप है ना, अमूर्त होता है। जो गणित होता है वो मानव जीवन का क्या है? सच्चा आधार है। ठीक है, तो ये तो हो गए गणित के कुछ पॉइंट। अब आइए जानते हैं कि गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो आप सभी दैनिक जीवन में महत्व को जानते ही होंगे, भली भांति परिचित होंगे, है ना। दैनिक जीवन में यदि हम कोई भी क्रय विक्रय करते हैं, कोई भी लेन देन लेखा जोखा करते हैं, तो उसमें हमें गणित के जोड़ना, घटाना, है ना, गुणा करना, इन सभी संक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है ना। मतलब दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करने में इसका उपयोग किया जाता है, वाणिज्य व्यापार में इसका प्रयोग करते हैं, विज्ञान में भी प्रयोग करते हैं, समस्या के निवारण में और जीविकोपार्जन में भी हम गणित का उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, कुछ गणित के पढ़ाने के तरीकों के बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। गणित पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अभ्यास के द्वारा हम गणित पढ़ सकते हैं, मौखिक कार्य के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, लेखन कार्य के द्वारा हम पढ़ सकते हैं और समूह कार्य के द्वारा और गृह कार्य के द्वारा हम गणित जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई गणित के कुछ बिंदु। अब आइए जानते हैं कि एक गणित शिक्षक के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं गणित पढ़ाने में। ठीक है, एक गणित शिक्षक जो है, आप भी शिक्षक बनेंगे तो आपके कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के मुख्यतः उद्देश्य जो है बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राथमिक, जिसको अपन संकीर्ण उद्देश्य भी कहते हैं। दूसरा आता है उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए। तीसरा आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या उद्देश्य है ना। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ है। ये 2005 के बेसिस पे अपन देखते हैं कि एक गणित शिक्षक के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक उद्देश्य के बारे में, है ना। प्राथमिक उद्देश्य या संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान कर सके, है ना। तो एक गणित शिक्षक को ऐसे पढ़ाना चाहिए, छात्रों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए गणित के बारे में कि वो क्या कर सके? रोजगार योग्य बन सके और देश की भूमिका निभा सके देश के विकास में, है ना, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो ऐसे जो है हमको एक बच्चे को जो है गणित पढ़ाने चाहिए। तो योगदान देंगे तो उसमें गणित क्या काम आएगा, है
है ना। तो संख्या पद्धति है, इन सब का काम आता है, माप तौल है, इन सब का काम आता है, और गणितीय संक्रियाएं बहुत सारी होती है, इन सभी का दैनिक जीवन में काम आता है ना। इसके बाद आता है उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो आंतरिक संसाधनों का विकास करना, अमूर्त विचारों को मूर्त विचारों में बदलना, है ना। कोई भी अमूर्त विचार रहेंगे उसको मूर्त विचारों में बदलते हैं, है ना, बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया उच्च स्तर पर उद्देश्य। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे गणित को, है ना। सीखते हुए हम अपने अमूर्त विचार रखेंगे, किसी भी अनुसंधान कार्य हो या किसी भी आंतरिक कार्य हो, है ना, उन पर हम क्या करेंगे, अपने अमूर्त विचार रखेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि ये मूर्त विचारों में बदल जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आता है परिकलन संबंधी कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये हो गया उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या उद्देश्य हमारे होते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य बताए गए हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि बालक को विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना चाहिए, है ना। बालक के विचार का क्या करना चाहिए, गणितीकरण करना चाहिए। बालक के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना चाहिए। विचारों को हमको गणित की भाषा में समझाना चाहिए, गणित के तरीके से जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गणितीय तकनीक का उपयोग करना, है ना। गणित के बहुत सारे तकनीक होते हैं, उन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जीवन के तकनीक का उपयोग करना चाहिए। दैनिक गणित जब हम बनाते हैं तो जीवन में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक आते हैं, है ना, जिसको अपन गणित में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है रुचिपूर्ण समस्याएं बनाना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं गणित से हम बना सकते हैं ताकि वो रुचिपूर्ण हो। अनुसंधान कार्य जब हम करें तो उसमें उसका जो है अहम योगदान रहे। रुचिपूर्ण समस्याओं को जो है सरल करना, है ना, रुचिपूर्ण समस्याओं को हल करना। ठीक है, इसके बाद आता है तार्किक चिंतन का विकास करना। तार्किक चिंतन का क्या करना, विकास करना। ठीक है, भाषा संबंधी संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देना। भाषा की बहुत सारी संकल्पनात्मक समझ होती है, इन सभी को बढ़ावा देना। आकार, मापन, पैटर्न आदि को जो है बढ़ावा देना। तो ये सारे जो है एनसीएफ 2005 के हमारे उद्देश्य हो गए। अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से गणितीय सोच रखते हैं, है ना, किस तरीके से होता है। तो गणितीय सोच जो है, मैथमेटिकल थिंकिंग, दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। सबसे पहले आते हैं अभिसारी सोच और दूसरा आता है अपसारी सोच। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अभिसारी सोच, है ना। क्या है अभिसारी सोच, ये जो है बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं देते, इसका एक ही उत्तर प्राप्त होता है ना। जैसे 3 और 7, है ना, यदि हम 3 और 7 को जोड़े तो हमेशा क्या होगा, 10 प्राप्त होगा। इस पर कोई अलग से फैक्ट नहीं होता, इस पर कोई अलग से अपने विचार हम नहीं रख सकते, है ना। इसका एक ही उत्तर होता है, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा, 11 तो नहीं आ जाएगा, ना ही 12 आ जाएगा, है ना। तो एक ही उत्तर जो है इसका क्या होता है, प्राप्त होता है अभिसारी सोच के अंतर्गत। दूसरा आता है हमारा अपसारी सोच। इसमें क्या होता है, यह जो सोच है वो कैसा है, खुला मुक्त अंत वाले प्रश्न इसमें होते हैं। ऐसे प्रश्न विचारों पर आधारित होते हैं, इनमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझें तो किन्हीं दो संख्याओं का योग यदि 10 है, ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 10 होता है। अब इसमें क्या बोला गया है अपसारी सोच में, कि ये खुले मुक्त वाले होते हैं। ऐसे प्रश्न विचारों पर आधारित होते हैं और इसमें अधिक जो है एक से अधिक उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, 10 किन्हीं दो संख्याओं का योग हमने यहाँ पे बताया कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 होता है, लेकिन वे संख्याएं कौन कौन सी है ये नहीं बताया, है ना। तो वे संख्याएं 1 और 9 हो सकती है, 2 और 8 भी हो सकती है, 3 और 7 भी हो सकती है, 4 और 6 भी हो सकती है, और 5 और 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपसारी सोच। इसके बाद आता है गणितीय तरीके से सोचना, ये मैंने कल का बता दिया है। फिर इसके बाद देखते हैं कि गणित पर हमारे शिक्षाविदों का क्या विचार है।
है ना। गणित पर हमारे शिक्षाविदों का क्या क्या विचार है ये इसके बारे में हम देखते हैं। प्लेटो ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान जो है बहुत अनिवार्य है ना। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान जो है बहुत ही अनिवार्य है। अपने अपने विचार रखे हैं शिक्षाविदों ने। गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो ने बताया कि प्रकृति के नियम एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर की भाषा क्या है? गणित है। तो इसको याद रखिएगा आप, है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा कि गैलीलियो ने गणित के बारे में क्या विचार रखे, जिसमें अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शंस में लेनी है कि गणित ईश्वर की जो भाषा है वो क्या है? गणित है। ये गैलीलियो ने बताया। इसके बाद आता है रोजर बेकन, ठीक है। रोजर बेकर ने क्या बताया कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है ना। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या बताया कि गणित जो है विज्ञान की रानी है ना। गणित जो है विज्ञान की रानी है। इसी तरीके से हॉगबैर्ड ने बताया गणित सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण है ना। गणित जो है क्या है? सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या बताया कि गणित की जो प्रगति है ना, गणित की जो प्रगति है और विकास है वो राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ होता है। नेपोलियन ने ये बताया। फिर लॉक ने बताया कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित करते हैं, है ना। लॉक ने बताया कि गणित एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी रास्ता है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन में तर्क करने की आदत जो है विकसित करते हैं ताकि वे तर्क करें और अच्छे से समझ सके, है ना। गिब्स ने क्या बताया? गिब्स ने बताया कि गणित एक भाषा है, गणित एक लैंग्वेज है, गणित एक भाषा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट गैलीलियो, है ना। गैलीलियो ने क्या बताया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को क्या कर दिया है? लिख दिया है। यानी गैलीलियो ने बताया कि ये जो गणित है ना, वो एक ऐसी भाषा है जिसमें ईश्वर ने क्या किया है? संपूर्ण जगत को, पूरे ब्रह्मांड को गणित में जो है लिख दिया है। मार्शल एच स्टोन ने क्या बताया कि गणित जो है अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है ना। अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है। ये किसने बताया? तो ये बताया मार्शल एच स्टोन ने। इसके बाद आते हैं बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स ने क्या बताया कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। आवश्यक निष्कर्ष जो है निकाले जाते हैं, है ना। ऐसा विज्ञान है हमारा कौन सा? गणित। तो ये बताया बेंजामिन पियर्स ने। प्लेटो ने और क्या बताया गणित के बारे में? प्लेटो ने और गणित के बारे में बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर जो है मिलता है और यह सशक्त आत्मा जागृत करने, उसमें चेतना का संचार करता है। तो ये प्लेटो ने और बताया। फिर आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन ने बताया कि गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है ना। गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है ना। ये जो है आइंस्टाइन ने बताया। तो कुछ शिक्षाविद, प्रमुख शिक्षाविदों ने गणित के बारे में अपने अपने विचार रखे जिसको मैंने यहाँ पे बताया। तो आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद गणितीय विचार कल मैंने बता दिया था, है ना। फिर हम देखते हैं आज और कुछ पॉइंट जिसमें आता है गणित शिक्षण की विधियां, है ना। गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि विधियां क्या है, मेथड्स क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, काम करने का विशेष ढंग क्या कहलाता है? विधि कहलाता है, ठीक है। काम करने का विशेष ढंग क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। एक शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य करता है तो वह पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए करता है, ठीक है। एक शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य करता है तो कैसे करता है? पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए करता है। तो आइए देखते हैं कि
टीचिंग के कौन कौन से मेथड है, शिक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहली विधि आता है आगमन विधि। सबसे पहली विधि आता है आगमन विधि। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? रेखा गणित के बहुत सारे बिंदुओं में है ना, रेखा गणित के बहुत सारे बिंदुओं में, बीज गणित में, संख्या पद्धति में, क्षेत्र मिति में, इन सभी में जो है आगमन विधि का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा विधि, निगमन विधि। ठीक है, दूसरा विधि हमारा आता है निगमन विधि। क्या है निगमन विधि? तो आगमन विधि की विपरीत परंतु विरोधी नहीं है ना। ये क्या है? आगमन विधि के विपरीत तो है लेकिन इसके विरोधी नहीं है। कैसे में नहीं, कैसे में विपरीत है? इसका उपयोग बड़ी कक्षाओं में किया जा सकता है। निगमन विधि का उपयोग हम बड़ी कक्षाओं में कर सकते हैं। यह क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आगे जो है बढ़ता है। इसका बेसिकली यूज करते हैं अपन बीजगणित में, त्रिकोणमिति में, क्षेत्रमिति में आदि में जो है इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है विश्लेषण विधि। ठीक है, चलिए विश्लेषण विधि देखते हैं। विश्लेषण विधि क्या है? अलग अलग भागों में तोड़ लेना, है ना। विश्लेषण क्या है? अलग अलग भागों में तोड़ लेना विश्लेषण है। यह तर्क प्रधान विधि है। इसमें क्या होता है? हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, जटिल से सरल की ओर हम बढ़ते हैं, निष्कर्ष से तथ्य की ओर हम बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, विश्लेषण विधि का मुख्यतः उपयोग ज्यामिति में, रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने में, प्रमेय में जो है हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि किसको कहेंगे? अलग अलग भागों को जोड़ना संश्लेषण है ना। इसमें क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, तथ्य से निष्कर्ष की ओर हम जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर हम जाते हैं। ये जो संश्लेषण विधि है, यह विश्लेषण विधि का जो है विपरीत होती है, जस्ट ओपोजिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्याख्यान विधि, जिसको अपन चौक टॉक विधि भी कहते हैं, है ना। व्याख्यान विधि आता है जिसको अपन चौक टॉक विधि भी कहते हैं। यह जो व्याख्यान विधि है, यह अध्यापक केंद्रित होता है, यानी अब अध्यापक पर फोकस्ड होता है, अध्यापक पर केंद्रित होता है। शिक्षण करते समय टीचर अपने विचारों का शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं और इम्पोर्टेंट बिंदुओं को नोट भी कर लेते हैं, है ना। जब व्याख्यान विधि में क्या होता है? जब शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य करता है तो उसमें शाब्दिक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है ना। चौक टॉक यानी ब्लैक बोर्ड में चौक के माध्यम से क्या करता है? चित्र बनाता है और उस चित्र के द्वारा, टॉक मतलब उस पर चर्चा करता है, उसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को नोट करता है ना। तो ये होता है व्याख्यान विधि। इसमें मुख्य केंद्र बिंदु होता है अध्यापक। ठीक है, अध्यापक की जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है और बालक की जो भूमिका होती है वो शांत और मूक श्रोता के रूप में होती है। इसमें जो विचारों का प्रवाह है वो कैसे होता है? टीचर से स्टूडेंट की ओर, यानी अध्यापक से छात्र की ओर जो है विचारों का प्रवाह होता है। अध्यापक जो है बोलते जाता है ना, और छात्र जो है मुख्य श्रोता के रूप में सुनते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो है जैसे पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था, है ना। इसमें क्या होंगे? अध्यापक बोलते रहेंगे और छात्र जो है सुनते जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट विधि प्रयोगशाला विधि, है ना। इसके बाद आता है हमारा प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या होता है? विज्ञान की तरह गणित को भी रुचिकर बनाने के लिए यह विधि बहुत ही उत्तम है। इसमें सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। छोटी कक्षाओं में ज्यामितीय अवधारणाओं को परिचय कराने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि यानी हम प्रयोग करके देखते हैं, है ना। छोटी कक्षाओं में जनरली इसका उपयोग करते हैं। छोटी कक्षाओं में बहुत सारी इक्विपमेंट्स, गणित के जो चार्ट्स है जैसे, है ना, और भी बहुत सारे गणित के साधन हैं,
उन गणितीय साधनों से, उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है सिखाते हैं, यानी प्रयोग के माध्यम से जो है बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुसंधान विधि। ठीक है, अनुसंधान विधि आता है जिसको अपन अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में बच्चा अनुसंधान करता होता है ना। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक ऐसे प्रश्नों की सीरीज बनाता है जो बालक स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुसंधान विधि में टीचर क्या करता है, ऐसे प्रश्न की सीरीज बनाएगा और बालक को हल करने के लिए बोलता है, और बालक क्या करता है, स्वयं अनुसंधान करके, अन्वेषण करके, खोज करके, ठीक है, स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि को समझने के लिए 4 बिंदु होते हैं, 4 चरण होते हैं इसके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्याओं का चयन करते हैं, है ना। हम समस्याओं को देखते हैं, चयन करते हैं कि कौन सी समस्या है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या के चयन का कारण, समस्या के चयन का कारण ढूंढेंगे, और ये सभी जो दोनों पॉइंट्स है ये टीचर पर आधारित होता है, यानी टीचर इसको करता है। इसके बाद छात्र क्या करते हैं, समस्या को पूर्ण करते हैं और उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समस्या को पूर्ण करते हैं और उसका हल जो है प्राप्त करते हैं, तो ये स्टूडेंट करता है। ये 4 चरण होते हैं समस्या समाधान विधि के। सबसे पहले चयन करना, ठीक है, उसके बाद उसका कारण ढूंढना, उसके बाद उस समस्या को पूर्ण करना और उसका हल जो है प्राप्त करना। इसके बाद अपन कल देखेंगे इकाई 2 गणित सीखना सिखाना और आकलन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताई है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको एनर्जी मिल सके और हम और अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये खत्म होने के बाद अपन MCQ जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ श्री जॉब एजुकेशन के साथ। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।